हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है। स्पेशली ये उन महिलाओं के लिए है, ये सभी लेडीज़ के लिए है जो एटलीस्ट इस एक्सपीरियंस को एक बार अपनी लाइफ में करना ही चाहती हैं। और ये अनुभव जब मैंने किया, पहले तो बहुत डर रही थी, पर जब ये अनुभव मुझे हुआ, इसमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें भी मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कभी आपको लो करती हैं, डिप्रेस करती हैं, मूड स्विंग्स करती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें केवल एक वुमेन टू वुमेन ही शायद कोई समझ सकता है। और इसके लिए इस पूरी जर्नी को हैप्पी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो एक हस्बैंड का सपोर्ट होता है। मैं आज जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है प्रेगनेंसी का फेज़। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं वेस्ट करूँगी, और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस अनुभव को मैं हो सकता है बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचा पाऊँ। जो मेरा अनुभव है ये पूरा का पूरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मे बी आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है और इसको आप रिलेट भी कर सकते हो, रिलेट नहीं भी कर सकते हो। और आप तो इस वीडियो से आपको अगर कोई हेल्प हो सकती है तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट दैट, और यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी को मैं देखूँ तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से कुछ समय पहले ही, प्रेगनेंसी के कुछ समय पहले ही पता चला था कि मुझे गॉल स्टोन है, एंड दैट टू नॉट वन और टू, मल्टीपल गॉल स्टोन है। उसको सही करने के लिए मैंने बहुत सारे मेडिकेशन किया, बट वो सही नहीं हुए। फिर बोला कि उसे सर्जरी करा लो, तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट क्योंकि मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं ऑप्ट किया। बट फिर मैंने सोचा कि कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो सब मेरे माइंड में चल ही रहा था। एंड मैंने नेचुरली कंसीव किया और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी प्रेगनेंसी कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करे गॉल स्टोन की वजह से। बट गॉल स्टोन ने तो पूरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं करी, पर 9 महीने मेरे ऐसे बीते हैं कि हर एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। जैसे कभी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता था, कभी हीमोग्लोबिन लो हो जाता था, कभी मेरे को इतनी ईचिंग होती थी कि मेरा मन करता था बस मैं इचिंग ऑफ मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। कभी ऐसा होता था कि मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही है, पर फिर भी कुछ दिनों के बाद टेस्ट कराया तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल लो हो गया है। और इस तरीके से कहे कि बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जिसमें मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है ड्यूरिंग माई होल जर्नी। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी को, और मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे सबसे पहले जो चेंजेस पता चले कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या हुए मेरे साथ। तो सब जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस था, डिजीनेस थी, मुझे पैरों में पेन हो रहा था, और मेरा ना बहुत खाना खाने का मन करता था, बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन करता था। तो ये मेरे अर्ली सिम्टम्स में आते हैं। उसके बाद जब मैंने जो बेसिक टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, वो सभी करते हैं, किट लेते हैं। मार्केट में बहुत सारी किट्स अवेलेबल हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं। तो मैंने उससे श्योर किया येस आई वॉज प्रेग्नेंट, एंड देन आई वांटेड टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट आई ऑल्सो वांटेड टू बी वेरी श्योर। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी कराया। इस टेस्ट में HCG लेवल मैंने चेक कराया। ये मैं बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर मैंने खुद कंफर्म किया। ओके, तो ये मैंने HCG लेवल किया, तो हाँ मेरे HCG लेवल्स भी बढ़े हुए आए थे। तो इस तरीके से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड देन आई कंसल्टेड माई गायनी। तो वहाँ उनके पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बेसिक टेस्ट लिखे कि आपकी फुल बॉडी के टेस्ट होंगे, जैसे कि जिसमें आपके ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, वो थायराइड चेक करेंगे, आपके हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे,
और देयर वाज मल्टीपल लाइक SGPT, SGOT एंड ये सारे टेस्ट हुए मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही। और जब ये सारी रिपोर्ट्स आई तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, पर मेरा हीमोग्लोबिन उस समय 10 था। तो डॉक्टर ने ऐसा जैसा कुछ नहीं बताया कि ये 10 कम है या अच्छा है या बुरा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोला। एंड द डॉक्टर सेड योर रिपोर्ट्स आर फाइन एंड यू आर एब्सोल्युटली ओके, और आज से आप फॉलिक एसिड टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए इंक्लूडिंग योर गैस टैबलेट्स। तो मुझे 3 टाइम्स अ डे फॉलिक एसिड रिकमेंड किया गया था बाय माय डॉक्टर। तो मैं केवल फॉलिक एसिड ले रही थी और मैं कोई भी गैस की मेडिसिन नहीं ले रही थी। देन मुझे उसके बाद के जो सिम्टम्स आना शुरू हुए कि जैसे मेरा जी घबराता था, मुझे थोड़ा अजीब सा अनईजीनेस लगता था। जब मैं फॉलिक एसिड खाती थी तो मुझे अच्छा नहीं फील होता था। तो मैंने और डॉक्टर से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। तो मैं आफ्टर मतलब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और मैं आफ्टर 2 मंथ मैं डॉक्टर के पास जब गई हूँ तो मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने गैस की दवा नहीं खाई है। मैंने उन्हें बताया कि मैं गैस की दवा नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने गैस की दवा नहीं खाई, इसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप गैस की दवा लेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और उस 2 मंथ्स के बाद जो है मेरे को डॉक्टर ने जिंक एंड आई थिंक कैल्शियम या जिंक एंड कैल्शियम दे इंक्लूडेड दिस एंड फॉलिक एसिड को उन्होंने बंद कर दिया था। फिर अब मैं केवल जिंक और कैल्शियम की दवा ले रही थी, इसके अलावा मैं कोई दवा नहीं ले रही थी। तो मेरा जो ये 3rd मंथ आया, इसमें मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको NT-NB एंड डबल मार्कर टेस्ट कराना है। और वो मैंने फिर NT-NB एंड डबल मार्कर दोनों टेस्ट कराए। तो उसमें क्या था, ये जो NT-NB और डबल मार्कर टेस्ट होते हैं ये बच्चे के ग्रोथ से होता है, फीटस की ग्रोथ से होता है कि कितनी ग्रोथ हुई है अभी तक। और वो मैंने कराया। तो डॉक्टर को मैंने जब रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने कहा इट्स एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो हो गया था। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि मैंने क्या गलती की थी, मैं किस तरीके से मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उसको मैंने ओवरकम किया, और क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर हुई एंड और ये अर्ली सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैंने आपको डिस्कस किया है। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो NT-NB एंड डबल मार्कर टेस्ट हैज़ बीन डन इन माय 3rd मंथ। और अब आता है 4th मंथ। जैसे तैसे तो हो गया, बहुत अच्छे से गया, ऐसा कुछ नहीं था 4th मंथ में मेरे। और तो जब मेरा 5th मंथ आया तो डॉक्टर ने मुझे T5 स्कैन कराने के लिए कहा। तो मैंने T5 स्कैन कराया। T5 स्कैन कराने के बाद T5 स्कैन जब मैंने कराया तो उसमें मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो कम आया है। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड कम आया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, और हम पैनिक थोड़ा सा, जब जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि अरे ये तो बहुत ही कम है, और बहुत ही मतलब थोड़ा डॉक्टर ने भी एक्सैजरेट किया और थोड़ा हम भी पैनिक कर गए, और दोनों का मिला जुला हो गया कि बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन बन गई उस समय। और मैं उस समय वर्किंग थी और मेरे पास वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था, और हर चीज़ का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, काम की तरफ से भी बहुत प्रेशर था। तो इस तरीके की एक सराउंडिंग जो थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, एक तरीके से मैं कहूँगी प्लेजेंट नहीं थी फॉर ए प्रेग्नेंट वूमेन, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड थी। तो ये एक और ड्रॉबैक था मेरी सिचुएशन में। सेकेंड थिंग इज़ कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी बहुत पैनिक किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि 10 डेज़ का आपको IV वाला ड्रिप चढ़ेगा, और उससे आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है बढ़ाया जाएगा। तो 10 डेज़ सुनते ही मेरी मतलब मुझे थोड़ा सा नर्वस होने लग गई थी मैं कि 10 डेज़ दैट वाज टू मच। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं 5 डेज़ के लिए देखूँगी, उसके बाद। तो ये हुआ कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल में ही IV चढ़ाऊँगी। तो पर वो एक IV ऐसा नहीं होता है कि आपको तुरंत ड्रिप लग जाएगी और सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं था। वो पूरा 1 दिन लिया मेरे को वो एक चढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही चढ़वा लूँगी बाकी, और मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकूँगी। तो फिर मैंने 2 दिन जो हुआ कि हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई, और मैंने घर में 2 दिन चढ़वाया। फिर जब
थर्ड डे की बारी है तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अनईज़ी और सफोकेटिंग फ़ील हो रहा था। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए। तो मैं वहीं पर रुकी। मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया एंड आई रिमेंबर दैट वाज फ्राइडे। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ पहले हम टेस्ट करा लेते हैं, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा है, अगर बढ़ा भी है कि नहीं बढ़ा है। तो उस समय मुझे पता चला, और फिर मैंने उनकी लैब से नहीं कराया जहाँ से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, मैंने दूसरी लैब से कराया। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे डॉक्टर पे भरोसा नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग डे से ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। मे बी द एज गैप बिटवीन मी एंड डॉक्टर दैट वाज ह्यूज, तो वो भी एक रीज़न था। और मे बी जो मैं चाहती थी पूछना, मैं वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी मुझे, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी। और उसके साथ जब ये चीज़ हुई तो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल प्रॉपर आया। मैं दूसरी लैब से जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो बिल्कुल सही आया। बस वो एक पॉइंट था जो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर गया कि ये मुझे अब क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 5 डेज़, पहले 10 डेज़ कहा था, फिर 5 डेज़ कहा, फिर वो 3 डेज़ में ही ऐसा हो गया था कि फिर मेरे को मतलब कि मुझे नहीं करवाना था और नहीं चढ़वाना था। तो ये हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लूँ, और क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है इस समय। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन भी साथ में लूँगी। आई थिंक मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि आप फ्रॉम द डे 1 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन ज़रूर रखें अलग अलग जगहों पे, तो ये अच्छा रहेगा। तो मैंने सेकंड डॉक्टर एक बहुत अच्छी सिटी में बहुत अच्छी हॉस्पिटल से डॉक्टर का ओपिनियन लिया। उन डॉक्टर ने भी बोला कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इतना लो नहीं है कि आपको इतने दिन की मतलब ड्रॉप की ज़रूरत है। अगर आप नेचुरल चीज़ें जैसे पानी पीना या फिर कोकोनट वाटर है, ये सब पिएंगी तो भी आपका बढ़ जाता है, इतना कम नहीं है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। पर ठीक है, आपने IV वगैरह चढ़वा लिया, कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेरे 5th मंथ में पूरा। और फिर मैंने जब सेकंड डॉक्टर को भी ओपिनियन लिया तो मैंने अपने पहले डॉक्टर को छोड़ा नहीं, मैं एंड तक उनके साथ थी। पर मैं देखना चाहती थी कि दोनों डॉक्टर्स की बातों में कितना डिफरेंस है। तो ये हुई मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में 5th मंथ तक की स्टोरी, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम पता चल गई और उसका सोल्यूशन भी आपको पता चल गया। इस बीच में मेरे साथ क्या क्या चेंजेस हुए, इस बीच में मेरे साथ मुझे बहुत भूख लगती थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत भूख लगती थी। और मेरी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी वो थी मेरी लेग में एक बेचैनी होती थी। मैं उसे एक्सप्लेन डॉक्टर को भी नहीं कर पा रही थी कभी भी, कि मेरे पैरों में एक अजीब सी बेचैनी होती थी, और जिसकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी, पूरी रात जगी रहती थी। मतलब इतना अजीब सा होता है, ऐसा लगता था जैसे मेरे पैरों में फ्लो ही नहीं हो रहा ब्लड का। और मैं अपने पैरों को बेड से ऐसे ऐसे रगड़ती रहती थी और अजीब सा ऐसे फील करती थी कि मुझे नींद आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरा मतलब आप ये मान के चलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं करीबन मोस्टली 2 घंटे सोती थी या फिर 2.5 घंटे सोती थी, कुछ ऐसे ही सोती थी। और दिन में मैं सो नहीं सकती थी क्योंकि मेरा ऑफिस आवर्स होते थे और रात में मुझे नींद आती नहीं थी। ये प्रॉब्लम थी, और भूख मुझे बहुत लगती थी। तो ये मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में इस तरीके से। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड ट्राइमेस्टर। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा ये था कि अब मुझे बहुत ही हैप्पी रहना है और मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, और ऐसे ऐसे करके। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जब जो फर्स्ट डॉक्टर थी उन्होंने मुझे कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब ही नहीं किया कि आपको एक बार ग्लूकोज लेवल टेस्ट करानी चाहिए या हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना चाहिए। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी दैट वाज नॉट सजेस्टेड बाय माई डॉक्टर। तो ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट उन्होंने वो जो चेकअप किए थे वो किए थे, उसके अलावा कभी उन्होंने सजेस्ट नहीं किया टिल सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी। मैंने उन्हें आगे से जाके बोला जब कि मुझे ऐसे टेस्ट कराने, तो उन्होंने बोला नहीं वो हम लोग जब डिलीवरी करेंगे ना उस समय ही सारे टेस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। फिर जब जब सेकेंड डॉक्टर को ओपिनियन ले रही थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 6 मंथ में, इट मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में, आपको ग्लूकोज लेवल, SGPT, SGOT, हीमोग्लोबिन, ऑल द टेस्ट विच हैज़ बीन डन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ, वो सारे टेस्ट अभी यहाँ पे रिपीट होने हैं।
तो मुझे लगा कि ऐसा तो मेरे फर्स्ट डॉक्टर ने नहीं कहा, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मुझे कब कराना है। तो उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हेन टू डू, यू डू वन थिंग, आप अपने 7th मंथ के स्टार्टिंग में ये सारे टेस्ट करा लो। एंड लकली आई डिड इट। तो मेरा बाकी सारे लेवल्स बहुत अच्छे थे, बट मेरा हीमोग्लोबिन लेवल और कम हो चुका था। पहले ही 10 था और अब मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 8.2 आ गया था। जब 8.2 आया तो दैट वाज माय 3rd ट्राइमेस्टर गोइंग ऑन। तो डॉक्टर ने कहा अभी 7 मंथ चल रहा है और आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, आप एक काम करो, जितने भी आयरन रिच फूड हैं वो आप लेना शुरू करो, उनका इंटेक करो और इसे बढ़ाओ। एटलीस्ट इट शुड बी बिफोर योर डिलीवरी, इट शुड बी हाई, वरना बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में क्या हुआ कि मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा आयरन रिच फूड लेने लगी। मैं को किसी ने बोला कि चना और गुड़ खाना है सुबह खाली पेट उठ के, मैं वो भी खाती थी। फिर मैं चुकंदर का जूस पीती थी, गाजर लेती थी, टमाटर लेती थी, सबको मिक्स करके खाती थी, सेब का जूस बनाती थी, पता नहीं मैंने कितनी चीज़ें की। फिर मैंने 15 डेज़ के बाद फिर से टेस्ट कराया तो मेरा फिर से और लो हो गया, मतलब अभी 8.2 था और अब 8 आ गया। और ये जो मैं सोच रही थी उसका बिल्कुल उल्टा ही चल रहा था कि अब मेरा 3rd ट्राइमेस्टर अच्छा होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सेकेंड डॉक्टर को ओपिनियन लिया तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम्हारा अब 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है, आपके 1-2 दिन रह गए 8th मंथ स्टार्ट होने में। आई थिंक आप या तो 15 दिन का और समय लेके आयरन को देख लो, चेक कर लो, वरना इंजेक्शंस ले लो, दैट वुड बी नाइस। क्योंकि 9 मंथ पे हमें पता नहीं है कि आपको कब डिलीवरी हो सकती है, कब पेन शुरू हो सकता है, इसलिए आप अभी से रेडी रहो। तो मैंने 15 दिन का और समय लिया और मैंने फिर से फूड इंटेक और बढ़ाया और सब ज़्यादा फूड खाना शुरू किया, आयरन वाले, खजूर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। वो एक डिटेल वीडियो बन जाएगा उसके लिए। पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा आयरन बढ़ा हो, बल्कि कम ही हो गया। तो उस केस में क्या हुआ कि मेरे को आयरन के इंजेक्शन लेने पड़े। देन डॉक्टर हैज़ ऑल्सो सेड कि आपको अब आपका 9 मंथ शुरू होने वाला है, आपको विटामिन के इंजेक्शन भी लेने हैं। तो वंस यू आर डन विद योर आयरन इंजेक्शंस, हम लोग चेक करेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसके बाद हम आपको विटामिन के इंजेक्शन देंगे। तो टिल दिस टाइम एवरीथिंग वाज ओके और मैंने अपने फर्स्ट डॉक्टर से बिल्कुल भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मेरे को इन डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा हो रहा था और उन पे भरोसा मेरा पूरी तरीके से टूट चुका था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया था। मैं इन्हीं डॉक्टर को प्रॉपरली कंसल्ट कर रही थी। फिर मेरे आयरन इंजेक्शन लेने के बाद मेरे मिड ऑफ 9th मंथ मेरा आयरन लेवल बिल्कुल सही समय पे आ गया। और जैसे ही आयरन के साथ साथ मुझे अभी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी इचिंग की। तो पहले वो धीरे धीरे इचिंग हो रही थी, बट ये इचिंग इतनी बढ़ गई कि मेरी पूरी बॉडी में इचिंग हो रही थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती थी इस इचिंग को। और फिर इसके लिए मुझे यूडी, एक टैबलेट होती है यूडी, वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी। आई थिंक इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्थोडियोल समथिंग काइंड ऑफ थिंग। आप कोई भी इस वीडियो से जानकारी जो भी आपको मिल रही है इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें। आप हमेशा अपनी गायनी से प्रेफर करें कि आप उनके संपर्क में रहें और वो आपको ही राइट गाइडेंस दे सकती है। इट्स जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन, ये मेरा अनुभव है और ये मेरी एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। और यस, तो मेरे जो 9 मंथ का पीरियड आया तो उसमें ये हो गया कि मुझे बहुत इचिंग शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने कहा आपको SGPT SGOT ये सारे लेवल्स जो होते हैं वो चेक कराने पड़ेंगे, तो बाइल एसिड ये सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मेरे 9 मंथ के स्टार्टिंग में सारे टेस्ट हुए फिर से SGPT SGOT, जबकि 7 मंथ के स्टार्टिंग में मैंने करवाए थे सारे टेस्ट, तब भी सब नॉर्मल था। और इस बीच पे जब मैंने ये सारे टेस्ट कराए SGPT SGOT एंड बाइल एसिड का ये सारा टेस्ट कराया तो बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ी हुई थी। तो फिर मैंने लखनऊ वाले डॉक्टर, तो मैंने अपने सेकंड डॉक्टर जो थे उनको मैंने जाके पूछा तो उन्होंने बोला तो जो मेरे सेकंड डॉक्टर थे फिर मैंने उन्हें जाके रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि ये सब आपके बहुत हाई लेवल पे है, हमें जितनी जल्दी हो सकता है कि हमें बच्चे को बाहर कर लेना चाहिए ताकि बच्चा शुड बी इन अ सेफर हैंड। तो ये हुआ कि अभी तो 9 मंथ के स्टार्टिंग है, तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं करेंगे, हम आपको 2 वीक का और टाइम देते हैं, आप अपना आराम से 4 वीक का जो साइकिल होता है कर लो।
9 मंथ के एंड पे जाएंगे जब हम, तब हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है। इस बीच में आप ये यूडी वाली जो टैबलेट है ये लो, और आप अपने जो जितने भी ऑयली फूड है, जितना भी मतलब स्पाइसी फूड है वो सब कम कर दो। तो वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ स्पाइसी और ऑयली फूड, और मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो मेरा बड़ा सीधा सा खाना हुआ करता था, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, और मुझे वही पसंद भी बहुत आता था, तो मैं वही खाती थी। फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, आई वॉज नॉट वेरी श्योर, तो मैंने बिल्कुल ही ऑयल बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं खा रही थी उस समय में। पर फिर भी मेरे SGPT जब मैंने अपने मतलब 3rd वीक में जब मैंने चेक किया उसे, 9 मंथ के 3rd वीक में मैंने जब उसे चेक किया तो मेरे उसके डबल आए में। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन एडमिट बाय स्टार्टिंग ऑफ योर 9 मंथ 4th वीक, और हम अगर आपको नॉर्मल ट्राई करना है, वी विल ट्राई फॉर द नॉर्मल एंड देन वी विल सी, एंड आफ्टर दैट ओनली वी विल गो फॉर द C-सेक्शन। तो ठीक है, मेरा फर्स्ट डे से मुझे नॉर्मल ही प्रेफरेबल था, मुझे नॉर्मल ही जाना था, और मैं बिल्कुल रेडी थी कि हाँ मुझे जाना ही है अब। तो मैंने डॉक्टर से कहा नहीं, मुझे नॉर्मल ट्राई करना है। डॉक्टर ने कहा ओके फाइन, तो उन्होंने मुझे पेन इंजेक्ट करने वाले इंजेक्शंस दिए ताकि पेन हो मुझे, और मैं नॉर्मल के लिए कंसल्ट। तो मैंने 2.5 डे मैंने ट्राई किया कि मुझे नॉर्मल हो जाए, बट मुझे ना इतना सा भी पेन नहीं हुआ। और मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पेन होता है, पर मुझे इतू सा भी पेन नहीं हुआ था। तो डॉक्टर बोल रहे कि तुम्हें क्यों पेन भी नहीं हो रहा है, और उन्होंने मुझे 3 बार इंजेक्शन दिए थे। 3 डेज़ का था, और उन्होंने मुझे 3 बार इंजेक्शन दिए। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हें जब पेन ही नहीं हो रहा तो एक बार और ट्राई करना है, तो एक बार और ट्राई कर लो 4th डे के लिए, बस इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि अब मैं नहीं लूँगी, क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली वेरी पेनफुल। मुझे इंजेक्शन्स थे वो बहुत पेनफुल थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं लूँगी और मैं डायरेक्टली C-सेक्शन के लिए ही जाऊँगी। फिर विदिन जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया, एक रात पहले बस उसके अगले दिन सुबह ही मेरे को तैयार कर दिया गया, और बेबी वॉज इन माई आर्म्स एंड आई वॉज हैप्पी, होल फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। और आई होप कि आपको ये सारा अनुभव अच्छा लगा होगा सुनकर, और आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो लोग न्यू मम्मीज़ हैं, अभी प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, और कोई भी सजेशंस हो जो मैंने अपनी इस प्रेगनेंसी में नहीं सही से किया हो, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इस तरीके के मैं अपने अनुभव और पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में क्या क्या हुआ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, और ड्यूरिंग माई लाइक पोस्ट पार्टम क्या हुआ, किस तरीके से मैंने मैनेज किया, और किस तरीके से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, ये सारी वीडियोज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो keep watching my channel, and thanks for supporting. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks. Bye bye.